सोचिए क्या हो जब आप करोड़ों रुपए के माल की डिलीवरी कर दें और भुगतान के समय आपको सामने नीलबट्टे सन्नाटा दिखाई दे। ये जो डरावना ख्वाब है ना, ये बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप्स के लिए आज की डेट में हकीकत बन चुका है और बहुत सारी कंपनियां इससे जूझ रही हैं। और इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक ग्राहक कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद भुगतान करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से कंपनियां बंद होने की कगार पे आ जाती हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ असली कहानियां बताऊंगा, जिसमें से एक कहानी मेरे जानने में मेरे एक दोस्त मित्र के साथ हुई है, जो पिछले 2 साल से इसी प्रकार अपने ग्राहक कंज्यूमर से 2 करोड़ रुपए वसूलने की जंग लड़ रहा है अपने एक स्टार्टअप में। और जैसा आप जानते हो कि कोई भी स्टार्टअप बड़े ही सीमित संसाधनों के साथ काम करता है और भारत के अंदर 2 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है, शायद मुझे ये आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं। और अगर आप भी एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप भी एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, अगर आपकी भी एक कंपनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है ताकि आप ऐसे किसी जाल में ना फंसें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब 2022 से 2024 के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, जो आपको डिस्प्ले पे सारे के सारे सबटाइटल्स भी शो हो रहे होंगे, जहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये सब ऑन रिकॉर्ड डेटा है। 2022 से 2024 के बीच में भारत में भुगतान डिफ़ॉल्ट्स की जो संख्या है वो खास तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, स्पेशली B2B सेक्टर के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे B2B सेक्टर क्या होता है सर, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेती है या सर्विस लेती है तो उसको B2B कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, जो बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स इंटरनेट पे पब्लिक होती हैं, वो क्या कहती हैं सर कि भारतीय एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में कुल बकाया भुगतान 2024 के मध्य, यानी कि 2024 के मध्य बोले तो जून जुलाई के तक 15% वार्षिक दर से बढ़ के 15% बढ़ रहा है सर, वार्षिक दर से बढ़ के 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है ये जो भुगतान है। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसका टोटल जो रेवेन्यू है ना सर, वो 22,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री के पास इतना पहुंच रहा है। उससे ज़्यादा तो जो मिनिस्ट्री को टैक्स भरने वाले लोग हैं ना सर, उनका बकाया पड़ा हुआ है दूसरी कंपनी से और लोगों के पास। अब कंपनियां कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगी, पॉइंट ये उठता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में जो सेक्टर आते हैं वो कौन कौन से सर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रिटेल शामिल हैं, जहाँ कंपनियां 30 से 40%, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सर ये किसी भी कंपनी के अमाउंट का, 30 से 40% इन्वेस्टमेंट 180 दिनों से अधिक समय तक डिले हो जाती है। और ये जो 180 दिन है, आपको जान के हैरानी होगी कि कभी कभी ये 700 दिन, 800 दिन, 1000 दिन तक भी बदल जाते हैं। और सर कभी कभी ये जिस तरीके से हमें ये नहीं पता हमारे यूनिवर्स का अंत कहाँ है, उसी तरीके से जो कंपनी है उसको ये नहीं पता होता कि उसकी ये पेमेंट कब आएगी। दोनों इन्फिनिटी हो जाते हैं, अनंत काल तक उनके पास ये पैसा कभी नहीं आता है और अंत में कंपनी को हार माननी पड़ जाती है ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, जिससे कैश फ्लो की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आप में से बहुत लोगों को कैश फ्लो नहीं पता होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो क्या है, और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को कंटिन्यू रहने के लिए मार्केट के अंदर। और कई मामलों में दिवालिया होने की स्थिति भी आ जाती है, और उसके मैं उदाहरण भी बताऊंगा आपको, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा अपने एक दोस्त की, जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में किसी एक स्थान पे रहता है। इनका नाम है निखिल, और निखिल ने अपने खुद के दम पे रात दिन मेहनत करके अपने जूते घिस घिस के एक कंपनी स्टार्ट करी, जिस कंपनी का नाम आपको मेरी आने वाली वीडियो में मिलेगा, जहाँ पे उनके साथ हम फेस टू फेस बात करेंगे और इन समस्याओं के बारे में और अधिक जानेंगे। पर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी और एक प्लांट खोला, और इस प्लांट की बदौलत बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, यानी कि रोजगार मिला, जिससे और लोगों के घर चल पाए और उनके बच्चे भी पढ़ पाए। अभी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी निखिल के पास कुछ ऑर्डर आते हैं। कुछ लोग इनको ऑनलाइन मार्केट में महाराष्ट्र और एनसीआर, महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों से मिलते हैं। अब होता ये है कि ये जो इनका जो काम है वो हार्ड मेटल इंडस्ट्री के अंदर आता है,
जहाँ पे क्रेडिट सर्विस के अंदर चीज़ें काम करती हैं, यानी कि मैं आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दूंगा, आप मुझे 15-20 दिन के अंदर पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। इस प्रोसेस पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बट होता ये है कि निखिल प्रोडक्ट तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से अभी तक उनके पास जो उनका रिफंड है, जो पैसा है, वो नहीं आया है। लेकिन उनको लगा था टैक्स वगैरह गवर्नमेंट उनसे जीएसटी रिटर्न फाइल सब कुछ डंडा करके गवर्नमेंट ले रही है। तो एक फाउंडर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे इनके लिए अपनी कंपनी को कंटिन्यूसली रन कर पाना और सस्टेन कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी होगी, कोई भी स्टार्टअप पूरी तरीके से फुल फ्लैज नहीं होता है, यानी कि वो बड़े ही सीमित संसाधनों के ऊपर काम करता है। आगे मैं इस वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं, ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही कोई चुनौती नहीं है। ये जो स्थापित कंपनियां हैं जो पहले से ठीक ठाक चल रही हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है और अत्यधिक हानिकारक भी साबित हो सकती है। जब कंपनी ग्राहक के द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करती है तो उनकी जो नकदी प्रवाह है, यानी कि जो कैश फ्लो है, पर सीधा प्रभाव आता है, सीधा असर आता है। और कैश फ्लो किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रेखा की तरह होता है, यानी कि आपकी जो हाथ की लाइफलाइन होती है, इसी तरह किसी भी कंपनी को रन करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कैश फ्लो, जिसके बिना वो कंपनी रन नहीं हो सकती है। जब मैं लाइफलाइन कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्रूशियल पार्ट है उस किसी भी स्टार्टअप का या बिजनेस के अंदर। जब इसमें रुकावट आती है तो व्यवसाय के संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टार्टअप्स को क्या प्रॉब्लम है भाई कैश फ्लो से। स्टार्टअप्स अक्सर सीमित संसाधनों पर काम करते हैं, यानी कि अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं तो उसका वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं किसी ईवी कंपनी की बात करूं जो आज से 3 महीने पहले लॉन्च हुई है तो वो बड़े ही सीमित संसाधनों पर काम कर रही होगी। अगर उदाहरण दूं तो अगर आप गूगल के सन 2000 या 1996-98 के ऑफिस को देखेंगे तो वो 50 गज के एक गैराज के अंदर बना हुआ है, 40 गज के। लेकिन आज आप उसी गूगल को देखते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर उस टाइम पे उस गूगल के ऊपर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती तो आज आप उस गूगल को ना देख पाते जो आप अब देख रहे हैं या यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, यदि वे किसी ग्राहक को उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं और बदले में भुगतान प्राप्त नहीं होगा तो यह उनकी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को हिला सकता है। और जिससे, और मैं अगर उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो बायजूस का नाम हर किसी ने सुना होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने बायजूस का नाम ना सुना हो, जहां पर कंपनी भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है, यानी कि उनको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है और एनसीएलटी में दिवालियापन की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ रखा है। अब आप में से जिनको नहीं पता एनसीएलटी क्या है, मैं बता दूं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी इसको रेगुलेट करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जितनी भी होती हैं। अब स्थापित कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उनकी भी बात कर लेते हैं। सर आपने स्टार्टअप का तो सुन लिया, जो कंपनियां वेल रेगुलेटेड हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। बड़ी और स्थापित कंपनियों के लिए भी यह समस्या घातक साबित हो सकती है। हालांकि उनके पास वित्तीय संसाधनों की अधिकता तो होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर बिना भुगतान के ऑर्डर्स और उनके बैलेंस शीट पर गंभीर दबाव डल सकता है। इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग गिर सकती है। अब आप लोग सोचोगे यार क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। आपका सिविल स्कोर होता है, उसी तरीके से कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग होती है, जिसकी बदौलत उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए वो मिलता है और कंपनी की जो फाइनेंशियल कैश फ्लो है वो मेंटेन रहता है, वो काम करता है ज़रूरत के समय पे। शेयर धारक जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास कम होता है कि भाई ये मेरा पैसा रिकवर कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगी ये कंपनी जिसके मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ। आप देखो, आपको अगर कभी किसी को पैसा उधार देना है तो आप उस व्यक्ति को दोगे जो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, या उस व्यक्ति को दोगे जिस पे लगातार पैसा आ रहा है। तो इसका उत्तर आपके पास आ चुका होगा अब तक ये बात सुनने के बाद। और दीर्घकालिक वित्तीय नुकसान हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें लंबे समय में उनको बहुत सारे वित्तीय नुकसान को भी फेस करना पड़ सकता है। बायजूस का मामला मैं आपको बता चुका हूँ। अब बायजूस का केस क्या है सर। बायजूस के मामले में जहां कंपनी बीसीसीआई द्वारा 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है कंपनी को। अब इस कानूनी कार्रवाई की वजह से हो क्या रहा है सर, बायजूस जैसी रेपुटेटेड एडुटेक कंपनी की जो छवि है सर उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो भी कहीं ना कहीं, समझ लो आप, इधर उधर हो रही है। अब आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ सर रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ, अगर मैं लेके चलूँ तो आपको बायजूस का मैं दोबारा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, बस इतना बता रहा हूँ बायजूस उसका एक उदाहरण हो चुका है
और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं सर, तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, मनी कंट्रोल, ये आउटलुक बिजनेस, ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से ये आर्टिकल मुझे मिले हैं। फ्यूचर रिटेल और अमेजोन की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर रिटेल एक आपको पता है वेल स्टेबलाइज कंपनी थी। फ्यूचर रिटेल को भी बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जब उसे अमेजोन के साथ हुए सौदे में विवाद के चलते भारी फाइनेंशियल पेनल्टी का सामना करना पड़ा। और इस विवाद में फ्यूचर रिटेल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको तो वीक करा ही करा, और कंपनी को दिवालियापन की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा। अब आपको लग रहा होगा ये कुछ कंपनी, नहीं ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा गूगल, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं। जब उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो नए एम्प्लॉयज़ को रख लेती हैं। ये साइकिल इसी तरह काम करता है। लेकिन ये बड़ी कंपनियां हैं तो ये सस्टेन कर जाती हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं या जो मिड लेवल या माइक्रो लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस सीन को फेस नहीं कर पाती हैं। ये जो चैप्टर है इसमें वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं और यहाँ पे वो पूरा चैप्टर लिखने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। मैं एक और कंपनी का आपको उदाहरण देता हूँ, गो फर्स्ट 2023 में। गो फर्स्ट जो है एक प्रमुख भारतीय एयरलाइन थी, ठीक है, यानी कि काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी थी। 2023 में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जब कंपनी को ईंधन और रखरखाव के लिए आवश्यक भुगतान नहीं मिल सका। इससे कंपनी की संचालन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि एक गलत प्रभाव पड़ा, जिसकी अंततः कंपनी को अपनी उड़ान रोकनी पड़ी। जो एयरलाइन थी उसने अपनी जो सारी फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी और दिवालियापन की प्रक्रिया में दाखिल होना पड़ा। तो ये आपने एक और केस देखा। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ सर, कि ये जो कैश फ्लो है या ये जो पैसे ना देना है, कस्टमर का भुगतान करने से मना कर देना है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो किस सेक्टर पे आता है सर? देखो, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर पे। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। आपको पहले समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में कंपनियां बड़े ऑर्डर्स पर निर्भर करती हैं, आमतौर पर क्रेडिट पर दिए जाते हैं। ये जो ऑर्डर हैं सर, ये क्रेडिट पर दिए जाते हैं। जब भुगतान समय पर नहीं मिलता तो ये जो कंपनी है तो उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे कंपनियों को नकदी प्रवाह की कमी होती है, यानी कि फाइनेंशियल फ्लो की कमी होती है। और यह समस्या विशेष रूप से मिड साइज और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अधिक गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए मेटल प्रोडक्शन, जो निखिल की कंपनी है वो मेटल प्रोडक्शन के अंदर ही आती है, ठीक है। कंपनियों मेटल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 2023 से 24 में बड़े ऑर्डर्स के लिए भुगतान ना मिलने के कारण अपनी उत्पादन लाइन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बंद करना पड़ा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में भारी गिरावट आई, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें बहुत बड़े लेवल पर डिक्लाइन देखने को मिला। रिटेल सेक्टर की बात कर लूँ, रिटेल सेक्टर खासकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो क्या होता है सर, कंपनियों को भुगतान की चूक के कारण भारी घाटे का सामना करना पड़ा। रिटेल चेन और वितरकों के द्वारा समय पर भुगतान ना मिलने से इन्वेंट्री प्रबंधन में दिक्कत आई, यानी कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उनमें दिक्कत आई, क्योंकि जब पैसे ही नहीं आएंगे तो नए गुड्स नहीं आएंगे, जब गुड्स नहीं आएंगे तो उनकी लिस्टिंग नहीं होगी। आपको ये समझना होगा, जिस कारण कंपनियों में उत्पाद की कीमतों पर बढ़ोतरी करनी पड़ी। जब मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, मेरी सेल तो हो रही है पर मेरे पे पैसा नहीं आ रहा, तो जिस सेल का पैसा आ रहा है मैं उसी को कंसीडर करके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे प्राइस बढ़ाऊंगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग कम खरीद पाएंगे, मेरे को एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा अपनी कंपनी से। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और GST डिपार्टमेंट को इस बीच में जंप लगानी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स और कंपनीज की पेमेंट रिकवरी के लिए जो सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। 2024 की शुरुआत में कई रिटेल कंपनियों ने वित्तीय संकट, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा, जिससे उनका ब्रांड की शाखा और बाजार की हिस्सेदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये आप सारा कुछ समझ चुके होंगे यहाँ पे आराम से। अब आगे हम बात करते हैं वित्तीय असर क्या होता है सर। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है, भुगतान ना मिलने से नकदी प्रवाह में कमी होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल फ्लो है उसमें कमी होती है, जिससे व्यवसाय अपनी संचालन लागत, वेतन और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, ठीक है, वहाँ पे बिजली के बिल भरना, प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल खरीदना, उससे नए मटेरियल तैयार करना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उस कैश फ्लो के थ्रू ही पूरी होती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि दिवालियापन का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। अब इससे मेंटली इम्पैक्ट भी आता है सर। मेंटल इम्पैक्ट क्या आता है सर, व्यवसाय मालिकों और कर्मचारियों पर भावनात्मक दबाव
भावनात्मक का मतलब होता है मेंटली, ठीक है। दबाव बढ़ जाता है, निरंतर तनाव और चिंता के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे व्यवसाय के संचालनों में और भी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा ग्राहकों द्वारा धोखा दिए जाने की भावना में विश्वास का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिससे भविष्य की जो व्यवसायिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी अगर प्रोडक्ट लेते हो और बार बार उसको रिटर्न कर देते हो, तो एक टाइम के बाद वो आपको आपका कैश ऑन डिलीवरी ख़त्म कर देते हैं और पे बिफोर ऑर्डर का ऑप्शन आपको आ जाता है। यानी कि अपना ऑर्डर प्लेसमेंट करने से पहले आपको पेमेंट करनी होती है और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट घर आ जाता है उसको रिटर्न करते हैं, तो कंपनी आपका रिकॉर्ड चेक करती है कि हमेशा सही प्रोडक्ट भी इन्हें रिटर्न करा है, तो हम इसका प्रोडक्ट अब रिटर्न नहीं लेंगे, इसको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। मान लो उदाहरण के लिए मैंने अमेज़ोन के साथ ऐसा करा, तो मैंने बोट के ईयरबड्स खरीदे। अब अमेज़ोन कहेगा भाई आपने बार बार ऐसा करा है, तो अब आप बोट में जाओ और पता हमें बताओ कि इसमें कमी क्या है। बोट अगर बोलता है इस प्रोडक्ट में कमी है तो ही हम इसको रिटर्न करेंगे। इस तरीके से ये सारी बातें होती हैं। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है भाई, इसलिए कैश फ्लो की ज़रूरत है। वेंडर पेमेंट में देरी हो जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन बंद होने की भी स्थिति आ जाती है। अब आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ, ऐसी स्थिति से बचने के लिए सलाह, कानूनी अनुबंधों का महत्व। मजबूत अनुबंध यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख, अनुबंध में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि भुगतान में देरी होती है तो मामले को कितनी जल्दी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाएगा। सामान्यतः कोर्ट से निर्णय में 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन यह मामला अदालत पर निर्भर करता है। आपको ये भी समझना होगा। इसके बाद ग्राहकों का बैकग्राउंड जांच। देखो, ये आप B2B बिजनेस में तो कर सकते हो, लेकिन आप ई कॉमर्स यानी कि B2C जो है, बिजनेस टू कंज्यूमर वाले में ये पॉसिबल नहीं है। पेमेंट इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस का उपयोग करें, लेकिन वो हर ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता। अब कुल मिला के ये जो मैंने सारे पॉइंट्स थे आपको बताएं, इनको अगर रिकैप करना चाहो तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। इस पूरी वीडियो के अंदर जो मेरा मुद्दा था वो ये हाईलाइट करना था कि गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान दे इनके ऊपर, और जो ये बिजनेस ओनर्स हैं इनकी मदद करे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करके एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए, और ये जो फाइनेंशियल फ्लो है, जो जीवन रेखा है कंपनियों की, वो बनी रहे। खैर, अगर आप भी किसी कंपनी के फाउंडर हैं, ओनर हैं और सेम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप अपनी स्थिति को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कंपनीज ने आपका उधार ले रखा है या कितनी समस्याएं एक बिजनेस को रन करने में आप फेस करते हैं, तो आप मेरे साथ कॉलैब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल DM कर सकते हैं। ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आपकी शायद पेमेंट रिकवरी में ही हेल्प ना करें और लोगों को भी बचाएंगी ऐसे किसी फ्रॉड में पड़ने से। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की मार्केटिंग करने में भी हेल्प करेंगी, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। खैर, अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे महाराष्ट्र के अंदर। अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।